तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं, संकल्प हम लोगों ने लॉन्च किया था 30 तारीख को शाम को 5 बजे, एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जिसमें हम लोगों ने सारी फैकल्टीज का, यूजीसी नेट की सारी फैकल्टीज का एक टाइम टेबल रिलीज किया था कि अब आप उनसे यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जो धुरंधर फैकल्टीज हमारी है, सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। मेरी जो क्लास होगी सुबह 11 बजे, और अपना वही स्पेशल टाइम सुबह 11 और रात का 9 बजे। सुबह 11 बजे हम आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और यहां पर उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग ओके? नाउ आज की जो क्लास है, हाँ, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी। आज की जो क्लास है बेटा वो फैलेसी के ऊपर है। हाँ, बहुत तरक्की करो सारे बच्चों, बहुत तरक्की करो बेटा। तो आज की क्लास जो है फैलेसी के ऊपर है। फैलेसी को दो प्रकार में बांटा गया है मेरे डियर स्टूडेंट। एक फॉर्मल फैलेसी होती है और दूसरी इनफॉर्मल फैलेसी होती है। एक फॉर्मल फैलेसी होती है और दूसरी इनफॉर्मल फैलेसी। सर ये क्या बता रहे हो आप? किस चैप्टर का है ये? लॉजिकल रीजनिंग, पेपर 1, यूनिट नंबर 6। लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट नंबर 6, पेपर 1 की यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग। फैलेसी जिसे युक्ति दोष कहते हैं, हिंदी में भ्रांति कहते हैं। फॉर्मल फैलेसी को औपचारिक भ्रांति कहते हैं, औपचारिक युक्ति दोष। इनफॉर्मल अनौपचारिक युक्ति दोष कहते हैं। ठीक है। आई फॉर इनफॉर्मल और आई फॉर इंडक्टिव, ये इंडक्टिव इन नेचर होती है बच्चों। आप ही लोग तो कहते थे सर कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आओ, कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आओ, थ्योरी पढ़ाओ, सर फैलेसी पढ़ा दो। ला दिया आपके लिए। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देर किसी बात की मत लगा देना। ये जो फॉर्मल होती है वो डिडक्टिव इन नेचर होती है। क्या होती है? डिडक्टिव इन नेचर। ये क्लास जो है आज की, वो पूरी की पूरी कंप्लीट फॉर्मल फैलेसी पे बात करेंगे। कंप्लीट फॉर्मल फैलेसी पर, कंप्लीट यानी औपचारिक युक्ति दोष बोलते हैं। इसमें 6 से 7 तरह की फैलेसीज डिस्कस करेंगे, जैसे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर और माइनर टर्म, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्राइंग फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमाइजेस, एक्सक्लूसिव प्रीमाइज, एग्जिस्टेंशियल प्रीमाइज, है ना, और एंटीसीडेंट, कंफर्मिंग द उसके बारे में बात करेंगे। वो सारी फैलेसीज के बारे में, अफर्मिंग द कंसिक्वेंट, राइट, वो सारी फैलेसीज के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। राइट, तो ये हमारी इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन कौन सी होती है? जो रेड हेरिंग पढ़ते हैं आप लोग, है ना, हैस्टी जनरलाइजेशन पढ़ते हैं, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस पढ़ते हैं, एड पॉपुलम पढ़ते हैं, बैंड वैगन पढ़ते हैं, वो एंड पॉपुलम, है ना, और स्लिपरी स्लोप पढ़ रहे होते हैं आप, फैलेसी ऑफ डिवीजन पढ़ते हैं, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, राइट। ये सारी फैलेसीज ये इनफॉर्मल फैलेसीज होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो फॉर्मल फैलेसी होती है उसमें स्ट्रक्चर में दोष होता है, यानी इसमें लिखे गए रूप में, इसके आकार में प्रॉब्लम होगी। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डिडक्टिव इन नेचर है तो सिलोगिज्म बेस्ड रीजनिंग होगी, न्याय निगमन वाली होगी। तो वो कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी? पीपीसी, यानी प्रीमाइस प्रीमाइस कंक्लूजन, दो कथन और एक निष्कर्ष। एक मेजर प्रीमाइस होगी, एक माइनर प्रीमाइस होगी और एक निष्कर्ष होगा, है ना। जो निष्कर्ष होता है उसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो माइनर टर्म होता है, जो प्रिडिकेट वाला टर्म होता है वो मेजर टर्म होता है। जो माइनर टर्म जिस भी प्रीमाइस में होता है उसको माइनर प्रीमाइस बोलते हैं। जो प्रिडिकेट का जो मेजर टर्म है, जो जहां पर होता है उसको मेजर प्रीमाइस कहते हैं। यहां पर एक कैंसिलिंग टर्म भी होता है जिसे मिडिल टर्म कहते हैं। इंडियन लॉजिक में उसको हेतु कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको हल्का हल्का बताया, लेकिन अभी इसके अंदर डिटेल पढ़ाई करेंगे क्लास को शुरुआत करने से पहले। तो आज हम लोग कंप्लीट फॉर्मल फैलेसिस पढ़ने वाले। क्या आपके अंदर जोश है? यस और नो? टाइप उड़ी बाबा। कौन से बाबा? उड़ी बाबा टाइप, राइट। लेट्स स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटा हमने अभी क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया पेपर 1 का 25 अप्रैल से। मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी, दोपहर में 2 बजे इसकी पेड क्लास होती है। मेरा और तौशिबा मैम का कंप्लीट पेपर 1 का बैच है, कंप्लीट। अगर आप बचे हुए 50 दिन में अपनी जर्नी को पूरा करना चाहते हो, क्रैश कोर्स में कुछ करना चाहते हो, 50 दिन में थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, पेपर 1, पेपर 2, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। बट ये क्रैश कोर्स पेपर 1 का है। क्लियर? नाउ दूसरी बात,
ये वीकेंड स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी किन बच्चों के लिए? जो जॉब करते हैं, जो हमारे बच्चे हाउस वाइफ स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन बहुत बिजी रहते हैं। इसमें लिमिटेड सीट्स को रखा गया है क्योंकि हम एक इजीली उनको ट्रैक कर पाए। और ये क्लास सैटरडे और संडे को होती है। मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है और ये दिसंबर 2024 के जो बच्चे तैयारी करें, ये उनके लिए स्पेशल बैच है और लाइव बैच है। ये भी लाइव बैच है, क्रैश कोर्स भी लाइव है। सर कुछ बताओ, डिस्काउंट डिस्काउंट तो हम जुड़ जाए। आओ आओ, डिस्काउंट, उड़ी बाबा का डिस्काउंट ले लो बेटा, हमने कभी मना करा है क्या? आओ आइए। अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 50% ऑफ चल रहा है अकेडमी पर। ये लिमिटेड टाइम तक था, 30 तारीख तक था। इसको बढ़ाया गया है बेटा बच्चों की डिमांड पर, 5 तारीख तक कर दिया गया है। इसको आज ही एनरोल कर लो। कोई प्रॉब्लम है ना सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, अपनी क्वेश्चन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म से, एग्जामिनेशन डेट 18 जून से, कोई प्रॉब्लम है, 85858585 बात कर लो, हमारे काउंसलर आपकी हेल्प कर देंगे। ये जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, इसमें 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ये 8 महीने का सब्सक्रिप्शन है। ये 12 महीने प्लस 2 महीने का है, इसमें आपका 14 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि 2 महीने का 14 महीने का। ये जो 8 महीने वाला है, इसमें आप जून का पेपर भी तैयारी कर सकते हो और दिसंबर का, ठीक है। इसमें आप जून की तैयारी कर सकते हो, दिसंबर ही कर सकते हो और जून 2025 की भी तैयारी कर सकते हो। यानी अब आपके पास टाइम है। आप ऐसा पढ़ना चाहते हो, सर एक अटेम्प्ट दूंगा और सीधे जेआरएफ क्वालिफाई कर दूंगा, एनरोल इट नाउ। कौन सा कोड यूज करोगे? उड़ी बाबा, याद रखो। कौन सा कोड? रजत जेआरएफ। कोड क्या रहेगा? रजत, RAJAT, रजत और JRF। इस कोड को यूज करके आप एनरोल करोगे। अभी फॉर्मल फैलेसीज को स्टार्ट करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद सारे बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर फॉर्मल फैलेसी समझ में आ गया। आप हो धुरंधर, वट जो कमेंट करना चाहते हो, आपने गलत पढ़ाया, जो भी XYZ कमेंट करोगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है वो भी बताओगे, फिर वही टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल फैलेसी। नजरें जमा कर रखिए, हाथ पर पेन और कॉपी रखिए, क्योंकि आपको 7 से 8 फैलेसीज नोट करनी पड़ेंगी, उनकी एग्जांपल्स हैं। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, कौन से चैनल पे आपको मिल जाएगी? जो अभी हम फॉर्मल फैलेसी डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है हम आपको हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाय रजत सर के नाम से प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर सुबह 11 बजे और 9 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर। और ये हमारा QR कोड, इसको स्कैन कर ले और डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का एप्लीकेशन है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल फैलेसी। आज हम लोग इस फॉर्मल फैलेसी का खात्मा कर देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हेलो, कैसे हैं आप लोग? I'm fine. कैसे हैं आप लोग? बताइए ऑल ऑफ यू, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। लंच अभी नहीं हुआ है सूरज। ये बताइए क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आया? कोई अपडेट नहीं आया? चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 की और आप चाहते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करना, बचे हुए 50 टू 55 डेज में अगर आप चाहते हैं कि हमको बेहतर तैयारी हो जाए, जहाँ पर नोट्स ना बनाने पड़े, पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हम लोगों के, उसके थ्रू पढ़ सकते हो आप। कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप,
रिवीजन करने के लिए पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो पढ़ सकते हो। MCQ प्लस PYQ बैचेस में पढ़ सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है इसी में, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है एक कोर्स में। तो ये कोर्स की जो कॉस्ट है 1923 रुपये पड़ती है, 1923, जिसमें आपको केवल कुछ नहीं करना है, मेरा कोड यूज करना है रजत JRF, जिससे आपको इतना फीस में पड़ जाए, नहीं तो 2024 रुपये ही देना पड़ेगा। हाँ, इसमें निधि सब कुछ मिल जाएगा, 2 महीने के अंदर समझो आपके पास सब कुछ होगा, आप जैसे चाहो वैसे पढ़ो। अगर आप चाहे तो लाइव भी मिलेंगे। हाँ, अभी मेरा ICT का बैच स्टार्ट होगा, ICT का बैच 5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। टुडे मॉर्निंग 1 शॉट प्रिया वाज अमेजिंग, वेरी गुड, इसमें हमें मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि अभी इंडियन लॉजिकल रीजनिंग शुरू करूंगा, तो इंडियन लॉजिक भी आपको देखने को मिलेगा। रोज सुबह 9 बजे मेरी प्रैक्टिस क्लास होती है मैथ्स की, फिर रीजनिंग की, फिर DI कैसे होगी, मैथ की चल रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको रुका हुआ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, पुराना नया आने वाला। जितने दिन तक सब्सक्रिप्शन रहेगा उतने दिन तक आपके पास राज रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ मैथ्स का। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप रियली बहुत अच्छा पढ़ाते। मुझे तो मैथ्स से डर लगता था, बट अभी थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। आई वाज प्रिपेयरिंग लंच, बट फिर आपकी क्लास आई तो भूख भी चली गई। योर क्लास इज रियली वेरी हेल्पफुल किरण कैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है जैसा किरण के साथ हो रहा है? ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो फॉर्मल फैलेसी के ऊपर में है। मुझे तो भूख ही नहीं लगती है, वेरी गुड। ये भी एक अच्छी बात बोली आपने कि सर मुझे भूख ही नहीं लगती है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हम लोग बात करने वाले फैलेसी के ऊपर, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है बच्चों, इसको बोलते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास। फैलेसी, फैलेसी को हिंदी में कहा जाता है युक्ति दोष। युक्ति दोष कहते हैं, या जो एरर होता है रीजनिंग में, जो फॉल्ट होता है, जो कमियां होती हैं, जो भ्रांति होती है, उसको फैलेसी कहते हैं। सजल ऑफिस में हो, वेरी गुड। तो ये इसको कहते हैं हम लोग युक्ति दोष, फैलेसी और भ्रांति, ठीक है। ये 2 तरह की फैलेसी होती है बच्चों, एक फॉर्मल फैलेसी और एक इनफॉर्मल फैलेसी। कितना पता है आपको? एक फॉर्मल फैलेसी और एक इनफॉर्मल फैलेसी। एक फॉर्मल फैलेसी होता है, एक इनफॉर्मल फैलेसी होता है। फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी को हिंदी में कहते हैं औपचारिक भ्रांति। क्या कहते हैं? औपचारिक भ्रांति कहते हैं, औपचारिक भ्रांति। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? अनौपचारिक भ्रांति। अनौपचारिक भ्रांति कहते हैं। फॉर्मल फैलेसी को कहते हैं औपचारिक भ्रांति, और ये अनौपचारिक युक्ति दोष या भ्रांति होता है। आई से इनफॉर्मल है तो आई से इंडक्टिव होता है। इनफॉर्मल फैलेसी जो होती है वो इंडक्टिव इन नेचर होती है। इनफॉर्मल फैलेसी जो होती है आई से इनफॉर्मल और आई से इंडक्टिव। इनफॉर्मल फैलेसी जो होती है वो इंडक्टिव इन नेचर होती है। फॉर्मल फैलेसी क्या होगी फिर? डिडक्टिव इन नेचर होगी। बबीता बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे आज या कल, आज तो नहीं, मंडे से तो कर ही देंगे। डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं जिसको सिलॉजिस्टिक रीजनिंग भी कहते हैं। 1-2 दिन का रेस्ट लिया था, लगातार बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी, लोड ज्यादा हो गया था। तो फॉर्मल रीजनिंग का, फॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या है बेटा, समझ में आ रहा है? फॉर्मल फैलेसीज क्या समझते हो? आपका औपचारिक और ये
अनौपचारिक। ये क्या होता है, फॉर्मल डिडक्टिव इन नेचर होता है, इनफॉर्मल इंडक्टिव इन नेचर होता है। जो फॉर्मल फैलेसी होती है, अब डिडक्टिव इन नेचर है, यानी सिलॉजिस्टिक रीजनिंग की बात करता है, न्याय निगमन की बात करता है, सिलॉगिज्म की बात करता है। तो सिलॉगिज्म में क्या होता है, कैटेगोरिकल सिलॉगिज्म होती है। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़ते हैं हम लोग, कथन के रूप में पढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष को समझते हैं जो ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो कथन का एक स्टैंडर्ड होता था, आपको याद हो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था पीपीसी, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन और कंक्लूजन, प्रीमाइस, प्रीमाइस, कंक्लूजन, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन, यही होता था। तो जिस जिस फैलेसी में उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी, कौन से स्ट्रक्चर हो, पीपीसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, पीपीसी का स्ट्रक्चर में दिक्कत हो, उसके फॉर्म में इश्यूज हो, उसके आकार में, उसकी आकृति में दिक्कत होती है, तो उस फैलेसी को फॉर्मल फैलेसीज कहा जाता है। बोलो भाई यस और नो। उसकी संरचना में दिक्कत हो, उसके आकार में दिक्कत हो, जिसकी संरचना में दिक्कत हो, जिसके आकार में दिक्कत हो, जो पीपीसी मॉडल को फॉलो ना करे, सिलॉगिज्म को ना फॉलो कर पाए, इनवैलिड सिलॉगिज्म होने लगे, उस फैलेसी को फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। वहां पर जो भ्रांति होती है, जो वहां पर दोष होता है, उसे युक्ति दोष यानी औपचारिक दोष के नाम से जानते हैं। क्लियर। वो डिडक्टिव होता है पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, वो बात सही कह रहे हैं। जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनरल टू पर्टिकुलर होता है, लेकिन हम यहाँ कुछ और चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल फैलेसी का मतलब समझ में आया अभी आपको इतना? ठीक है। अब फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है, हम लोग 6 से 7 टाइप की फॉर्मल फैलेसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। 6, 7 या 8 टाइप की होंगी, जितना टाइम होगा उतना पढ़ लेंगे, लेकिन 6 से 7 एग्जाम पे इंपॉर्टेंट होती है। पहली, ये स्पेशल क्लास का क्वेश्चन भी वही होंगे जैसे करवाए हुए हैं। डिडक्टिव का यहाँ पर ये क्या मतलब होता है, डिडक्टिव का मतलब यहाँ पर होता है कि जो सिलॉगिज्म में हम रूल्स फॉलो करते थे, डिड्यूस करते थे रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारे डिड्यूस होते थे, जो रिजल्ट्स हमारे कंफर्म रिजल्ट्स आते थे, वो यहाँ पर क्या होंगे, इनवैलिड हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, आइए आगे चलते हैं। अगर हम पहली इनफॉर्मल फैलेसी की बात करें, फॉर्मल फैलेसी की पहली अगर औपचारिक भ्रांति की बात करें, तो पहली औपचारिक भ्रांति कौन सी होगी? क्या नाम जानते हो? फैलेसी ऑफ 4 टर्म, नाम सुना है आप लोगों ने? फैलेसी ऑफ 4 टर्म का नाम सुना हुआ है? फैलेसी ऑफ 4 टर्म, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्पद बोलते हैं। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, जिसको हिंदी बोलते हैं चतुष्पद, चतुष्पद के नाम से जानते हैं। युक्ति दोष। ठीक है भाई। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, इसका लैटिन नाम होता है क्वाटर्नियो। लैटिन नाम अगर आपको नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे एड पॉपुलम है, वो लैटिन नाम हमारे आता है ना। आर्गुमेंटम एड मिस्करेंडियम, आर्गुमेंटम एड वेरिकुंडियम, ये सब क्या लैटिन नेम है। तो क्वाटर्नियो टर्मिनोरम क्या नाम है इसका? इसका जो लैटिन नाम है क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, इसका लैटिन नाम क्या है? क्वाटर्नियो टर्मिनोरम। उसकी हिंदी मत पूछना, इसका लैटिन नाम जो होता है फैलेसी ऑफ 4 टर्म का, क्वाटर्नियो, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, टर्मिनोरम, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, क्वाटर्नियो टर्मिनोरम, ये इसका लैटिन नाम होता है। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन पढ़ी है, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, 3 टर्म्स होते हैं। जो हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म पढ़ा हुआ है, उसमें 3 टर्म होते हैं, मेजर, माइनर और मिडिल। बोलो भाई हाँ और ना। उसमें आपने 3 टर्म पढ़े, मेजर टर्म, यस, इन दोनों में से कोई भी टर्म नाम आ सकता है।
मेजर नाम पढ़ा हुआ है, मेजर टर्म पढ़ा हुआ है, माइनर टर्म पढ़ा हुआ है और मिडिल टर्म पढ़ा हुआ है। बोलो जी हाँ और ना। हम लोगों ने कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में यही 3 टर्म पढ़े हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। माइनर टर्म और मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो होता है वो कैंसिलिंग टर्म होता है, जो 2 प्रीमाइस में कॉमन होता है उसको मिडिल टर्म कहते हैं। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। जो टर्म जिस प्रीमाइस में होगा उसको उसी नाम से जानेंगे। माइनर टर्म जिस प्रीमाइस में होगा उसको माइनर प्रीमाइस कहेंगे। मेजर टर्म जिस प्रीमाइस में होगा, जिस कथन में होगा, उसको मेजर प्रीमाइस कहेंगे। ठीक है भैया, एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां पे फैलेसी ऑफ 4 टर्म का मतलब क्या है? यहां पर 4 टर्म आ जाएंगे। जैसे ऐसा हमने बोला ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, ये एक कथन बोला। दूसरा कथन बोला हमने ऑल बी इज सी। अब इससे कंक्लूजन जो बनकर आया, निष्कर्ष निकल कर आया, मान लो कंक्लूजन लिख कर आया ऑल ए इज डी, ये निकल कर आ गया कंक्लूजन। तो भैया यहाँ पे फैलेसी ऑफ 4 टर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ और ना। क्या यहां पर फैलेसी ऑफ 4 टर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चौथा टर्म डी आ गया जो कि इनवैलिड होगा। ये इनवैलिड सिलोगिज्म में कंक्लूजन नहीं बन सकता। ऑल ए इज डी का कंक्लूजन नहीं बन सकता क्योंकि डी प्रीमाइस में नहीं है, डी निष्कर्ष वाले में नहीं बन सकता क्योंकि डी कथन में नहीं दे रखा है। अगर डी कथन में नहीं दे रखा है तो ये दोष है, ये सिलोगिज्म इनवैलिड है। इसी दोष को, इसी युक्ति दोष को, इसी एरर को, इसी फैलेसी को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म। क्लियर है? जब तीसरे के अलावा कोई चौथा टर्म आ जाए तो उसको फैलेसी ऑफ 4 टर्म के नाम से जानेंगे। आगे चले, आगे चले, परमिशन अलाउ है तो बताइए। फैलेसी ऑफ 4 टर्म क्लियर है? बोलो हाँ और ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? किसी को प्रॉब्लम? चौथा टर्म आ जाएगा तो उसको फैलेसी ऑफ 4 टर्म के नाम से जानेंगे। चौथा एक नया टर्म आ जाए, जैसे हमने यहां क्वेश्चन लिख दिया, एक और एग्जांपल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। फिर लिख दिया ऑल ब्यूटीफुल आर बॉयज। फिर कंक्लूजन बना दिया देयरफॉर, देयरफॉर कंक्लूजन बना दिया कि सम गर्ल्स, some girls are Indian। तो ये फैलेसी ऑफ 4 टर्म हो गया ना। चौथा टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इंडियन, है ना? ठीक है, क्लियर है? Therefore डोनाल्ड ट्रम्प इज ब्यूटीफुल। क्लियर है? इसको फैलेसी ऑफ 4 टर्म कहते हैं। दूसरी फैलेसी, चले आगे। आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे चल पाएंगे? बोलो भाई, चले आगे। फैलेसी ऑफ, दूसरी फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ये दूसरी इनफॉर्मल फैलेसी नाम है। पहली हमने पढ़ी फैलेसी ऑफ 4 टर्म, दूसरी है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, यानी अव्याप्त मध्य पद दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अवितरित मध्य पद दोष। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवितरित मध्य पद दोष। क्या बोलेंगे भैया? अवितरित मध्य पद दोष, मध्य पद दोष। क्या मतलब होता है इसका? किसी को पता है पहले से? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल,
किसी कोई बच्चा जानता है? यानी हमने अगर दो आपके सामने क्या कर दिए, एग्जाम्पल लिखता हूं, हमने दो एग्जाम्पल लिख दिया आपका, ऑल ए इज बी, दूसरा लिख दिया ऑल ए इज बी, दूसरा लिख दिया ऑल सी इज बी। देयरफॉर कंक्लूजन बन गया, कोई भी कंक्लूजन बना दे, सम ए इज सी, ये मान लो कंक्लूजन बना दिया, ऑल ए इज सी बना दिया, कोई बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ऑल ए इज सी। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी क्या कहती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी कहती है, ये प्रीमाइस नंबर 1, 2 और कंक्लूजन लिखा है, दो प्रीमाइस में से, दो कथन में से कम एक कथन में जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर किसी भी एक टर्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, किसी भी दोनों प्रीमाइस में अगर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी दोनों बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो वो एक दोष होगा, वहां एक फैलेसी होगी, वहां पर एक एरर होगी, उसी फैलेसी का नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल रखा गया। अब पहले बताइए यहां पर मिडिल टर्म क्या है? यहां पर आपको मिडिल टर्म क्या दिखाई दे रहा है? जो टर्म कॉमन होगा उसको मिडिल टर्म कहोगे। बी एक कॉमन टर्म है, दोनों कथन में है, उसी को मिडिल टर्म कहते हैं, जो दोनों प्रीमाइस में होता है। बी और बी कॉमन था, इसीलिए इसको मिडिल टर्म कह रहे हैं। ऑल का ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो ऑल के केस में जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर दोनों कथन में जो मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इस फैलेसी को फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कहते हैं। अगर ये फैलेसी ना होती तो ये फैलेसी कब नहीं होती? जब कोई भी मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म में से किसी एक मिडिल टर्म में भी उसका टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता। कोई भी मिडिल टर्म एक बार भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो फैलेसी नहीं होगी, और नहीं हुआ एक बार भी तो उस फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगा। ये बात कितने बच्चे समझ गए? ये बात कितने बच्चे समझ गए? बोलो जी हाँ और ना। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया तो था बेटा, एक और एग्जांपल ले लो। ऑल हॉर्स आर एनिमल, सभी घोड़े क्या है? जानवर है। ऑल हॉर्स आर एनिमल, ऑल हॉर्स आर एनिमल क्या है? ऑल हॉर्स आर एनिमल, सभी घोड़े क्या है? जानवर। अंजलि कह रहे पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। अंजलि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पता है बेटा? ऑल हॉर्स आर एनिमल, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि डॉग इज एनिमल, डॉग इज एनिमल, तो जब पता है तो क्या डाउट हो रहा है? ऑल हॉर्स आर एनिमल, सभी घोड़े जानवर है, और डॉग इज एनिमल, कुत्ता जानवर है। तो निष्कर्ष क्या बना के दिया सवाल ने कि हॉर्स इज डॉग, हॉर्स इज डॉग, घोड़ा कुत्ता है। अब आप देखिए भैया, मिडिल टर्म क्या है? एनिमल और एनिमल, दोनों जगह जो कॉमन होगा वही मिडिल टर्म होगा। क्या एनिमल मिडिल टर्म है कि नहीं? ये सारे बच्चे देख पा रहे हैं। इज एनिमल अ मिडिल टर्म और नॉट? क्या ये दोनों जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर ये दोनों जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे। कहीं भी एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो ये फैलेसी नहीं होगी। ऑल के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर भी एनिमल क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों जगह मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इस फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ
अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है। ठीक है, जब ये फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो गया तभी तो देखो यहाँ पर कंक्लूजन नहीं बन पाएगा, हॉर्स डॉग नहीं हो पाएगा, और हॉर्स और डॉग के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, इसीलिए ये इनवैलिड सिलोगिज्म है, ये निष्कर्ष नहीं बन सकता क्योंकि पहले ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो गया। क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? बोलो जी हाँ और ना। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, इसका हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सर बोलेंगे क्यों नहीं आप लोग। बोलने का क्या लेंगे? ए जी, बोलने का क्या लेंगे आप लोग? आगे चले, तीसरी नंबर फैलेसी, इसका लैटिन नेम नहीं होता है। ठीक है, चले आगे। इसका लैटिन नेम, अच्छा, फैलेसी ऑफ ड्राइंग affirmative conclusion from negative premise। क्या नाम से समझ पा रहे हैं? क्या नाम से समझ में आ रहा है कुछ? अफर्मेटिव का लो तो पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकल कर आएगा, एक सकारात्मक निष्कर्ष बाहर आएगा एक नकारात्मक कथन से, सकारात्मक निष्कर्ष बाहर आएगा नकारात्मक कथन से। यानी हमारे पास दो प्रीमाइस लिखा होगा P1 P2 और वहां से कंक्लूजन जो निकल कर आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी अफर्मेटिव होगा, या तो सम होगा या तो ऑल होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, सम और ऑल होगा। लेकिन प्रीमाइस निगेटिव होगी तो यानी कि पहली प्रीमाइस निगेटिव हो सकती है, या तो पहली निगेटिव होगी या दोनों होगी या तो दूसरी होगी, दोनों में से कोई एक प्रीमाइस भी निगेटिव हो सकती है और दोनों प्रीमाइस भी निगेटिव हो सकती है। यानी दो कम से कम एक कथन निगेटिव हो, उससे अगर एक पॉजिटिव निष्कर्ष बाहर आ रहा है तो ऐसी फैलेसी को फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइस कहते हैं। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, बोलो जी, आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल, नो बैगर, नो बैगर यानी जो भिखारी होते हैं, जिनको हम भिखारी कहते हैं, नो बैगर आर ग्रेजुएट। कोई भी जो बैगर है वो ग्रेजुएट नहीं है, जो बैगर है वो ग्रेजुएट नहीं है, कोई बैगर जो है ग्रेजुएट नहीं है बेटा। ये क्या हो गया यार? नो बैगर आर ग्रेजुएट, कोई भी बैगर क्या है? ग्रेजुएट नहीं है। दूसरा लिख कर आया, सम यार मेरे लैपटॉप से नहीं होता यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड ही नहीं काम कर रहा है इसमें, यही तो प्रॉब्लम आ रही है। नो बैगर आर ग्रेजुएट, है ना? क्लियर है? सम, बहुत ज्यादा ध्यान दो, नो बैगर्स आर ग्रेजुएट। ठीक है भाई, नो बैगर्स आर ग्रेजुएट। क्लियर है भाई? सम पीपल आर बैगर। पीपल का जगह कोई एक कैटेगरी यूज कर लेते हैं, सम मैन आर बैगर, ये लिख लेते हैं। अच्छा, मॉइस्चर लेता है, लैपटॉप तो एसी में रहता है, यानी कोई भिखारी ग्रेजुएट नहीं है और कुछ आदमी भिखारी है।
ये दो आपके सामने कथन लिख कर आ गए। सवाल में निष्कर्ष लिखा रहेगा, आपके सवाल में निष्कर्ष लिखा रहेगा, सवाल में निष्कर्ष लिखा रहेगा कि सम मैन आर ग्रेजुएट, कुछ आदमी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं। अब देखो भाई, क्या ये पॉजिटिव निष्कर्ष बाहर आ रहा है निगेटिव कंक्लूजन से? क्या पॉजिटिव निष्कर्ष बाहर आ रहा है निगेटिव कंक्लूजन से? और किसी भी निगेटिव कंक्लूजन से पॉजिटिव निष्कर्ष बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव हो गया। अगर आप इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो लिखा हुआ नो बैगर, सम मैन आर बैगर, कुछ मैन बैगर हैं, और नो बैगर्स आर ग्रेजुएट, ये बन गया। अब यहाँ पे वेन डायग्राम में चेक करो, सम मैन और बैगर, मैन और बैगर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगा पॉजिटिव, है ना? तो ये गलत हो गया, ये इनवैलिड हो गया। तो कभी भी निगेटिव प्रीमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला जाएगा, वो इनवैलिड होगा। उसी इनवैलिड को वहां पर एक फैलेसी कमिट होती है, वहां पर एक भ्रांति, एक युक्ति दोष बनती है। उस युक्ति दोष का नाम है ऋणात्मक कथन से धनात्मक या सकारात्मक निष्कर्ष निकालना, निगेटिव प्रीमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। सम मैन आर ग्रेजुएट हो सकता है ना? सम मैन आर ग्रेजुएट कैसे हो सकता है? ये रियल लाइफ में मत सोचिए सम मैन ग्रेजुएट, भाई सिलोगिज्म को रियल लाइफ में नहीं जाना, आपको अकॉर्डिंग टू प्रीमाइस जाना होता है बच्चा। अकॉर्डिंग टू प्रीमाइस, जैसा कथन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप समझेंगे। सम मैन आर ग्रेजुएट, क्या वो तो कुछ भी हो सकता है बेटा, होने को क्या है, लेकिन जो कथन में होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, ये देखना है आपको। आ गया समझ में? बोलो जी, आया? अब देखो प्रीमाइस नंबर 1 क्या लिखी गई है, नो पोएट आर साइंटिस्ट। कथन नंबर दूसरा क्या लिखा गया, सम आर्टिस्ट आर पोएट। कंक्लूजन क्या लिखा गया है, कंक्लूजन सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट। ये अब देखो निगेटिव कंक्लूजन से, निगेटिव प्रीमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा रहा है, निगेटिव प्रीमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा रहा है। ऐसी फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। एवरीबॉडी क्लियर? क्या सबको ये फॉर्मल फैलेसी समझ में आ रही है? अभी तक 3 फैलेसी पढ़ाई मैंने आपको, एक फैलेसी ऑफ फोरटर्म, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ निगेटिव प्रीमाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम। चौथी नंबर फैलेसी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, फैलेसी नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। फैलेसी नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। एग्जिस्टेंशियल नहीं, पहले आप एक्सक्लूसिव प्रीमाइस को समझो। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, इसकी हिंदी क्या होती है? निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। क्या बोलते हैं? निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। क्या बोलोगे? निषेधात्मक आधार वाक्य दोष, ठीक है। अब फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, यानी प्रीमाइस पर अटैक होगा, जो अटैक होगा प्रीमाइस पर होगा, जो अटैक होगा वो प्रीमाइस पर होगा। तो एक्सक्लूसिव प्रीमाइस ये कहती है कि अगर हम क्या करें, जो कंक्लूजन ड्राइव करेंगे वो 2 निगेटिव प्रीमाइस से ड्राइव होगा। मैंने क्या कहा? हमने क्या कहा कि एक्सक्लूसिव प्रीमाइस का मतलब है, निषेधात्मक आधार वाक्य का मतलब है
कि जो प्रीमाइस होगी हमारी, जो कथन होंगे वो हमारे क्या होंगे, दो निगेटिव प्रीमाइस से कंक्लूजन को निकाला जाएगा। प्रीमाइस नंबर 1, कथन नंबर 2, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। दो निगेटिव कथन से, दो नकारात्मक कथन से हम एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे। क्लियर है बेटा? दो नकारात्मक से कंक्लूजन जब भी निकलेगा तो वो इनवैलिड होगा, है ना, वो कभी भी कंफर्म रिजल्ट नहीं देगा। उस इनवैलिड सिलोगिज्म को ही फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। दूसरा लिखा है नो बी इज सी। ये दो कथन लिख दिया हमने, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब इससे हमारा जो कंक्लूजन बाहर आया, यानी निष्कर्ष बाहर आया, सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट। गरिमा मोस्ट वेलकम, दिस इज फ्री क्लास गरिमा, दिस इज स्पेशल, यू कैन ज्वाइन द पेड क्लासेस आल्सो। ठीक, ये अब ये दो निगेटिव प्रीमाइस से कंक्लूजन बन रहा, कभी नहीं बनेगा, ये इनवैलिड रिजल्ट है, ये कभी रिजल्ट निकल नहीं सकता। इस वजह से इस फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस बोलते हैं। क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? बोलो भाई यस और नो। जैसे लिखा है नो डॉग, नो, कोई भी नाम लिख दे, कोई भी जानवर का नाम बताओ, कोई नाम। नो 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 कैट, नो कैट इज मैमल, मान लो ये लिख दिया, नो कैट इज मैमल। फिर लिख दिया नो कैट इज मैमल के बाद लिख दिया हमने, बताओ फटाफट, बताओ 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 बताओ, और नो डॉग इज कैट, ये लिख दिया, नो डॉग इज कैट। अब इससे हम रिजल्ट निकालने की बात करें कि सम डॉग इज मैमल, सम डॉग इज नॉट मैमल। तो दो निगेटिव प्रीमाइस से कंक्लूजन निकल रहा है, ऐसी फैलेसी को फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी फैलेसी को फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कहते हैं कि दो कथन हमारे निगेटिव, नकारात्मक हो गए और उससे कोई भी निष्कर्ष निकाला जाएगा, कोई भी निष्कर्ष। ठीक है, क्लियर है भाई? आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं। तैयार है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अभी समझ आ रहा है सबको? आ रहा है जी? पर प्रीमाइस की बात कर रहे हैं बेटा। देखो एक प्रीमाइस ये रही नो, दूसरी सम नॉट, दोनों निगेटिव प्रीमाइस है, ये भी निगेटिव, ये भी। अब दो निगेटिव प्रीमाइस से कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो इसको एक्सक्लूसिव प्रीमाइस बोलते हैं, क्योंकि उस निगेटिव प्रीमाइस से रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? कंफर्म रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस फैलेसी इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फैलेसी प्रीमाइस। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो यार यस और नो। अरे बोलते ही नहीं हो यार। पांचवी फैलेसी है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जानते हो कोई बच्चा? कोई बच्चा जानता है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होता है? अस्तित्व संबंधी युक्ति दोष। एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करना, अस्तित्व लाना, अस्तित्व युक्ति दोष, है ना। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, जिसका अस्तित्व संबंधी, लिख देता हूं, संबंधी भ्रांति। ये इसका मतलब ये होता है एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट यानी दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से, दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से क्या होगा, दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला जाएगा। तो हम इस फैलेसी के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट, हाँ निशा, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी का डिफरेंस यही है निशा कि जो फॉर्मल फैलेसी है वो सिलोगिज्म की एरर को चेक कर रही है, सिलोगिज्म एरर को, प्रीमाइस में प्रॉब्लम है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, पॉजिटिव क्वालिटी के चेक कर रही है, क्वांटिटी चेक कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रही है, अनडिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रही है। और जो इनफॉर्मल फैलेसी होती है वो कंटेंट की एरर को देखती है, लॉजिक के एरर को देखती है, मीनिंगफुल एरर को देखती है, उससे बने सेंटेंस के एरर को देखती है कि सेंटेंस में क्या एरर बन रहे हैं, है ना। इस फैलेसी को बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल मतलब फॉर्मेट में इशू, फॉर्मेशन में इश्यूज आ रहे हैं। इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है हमारा, है ना, उसकी बातचीत का ढंग खराब होगा, मीनिंग खराब होंगे, है ना, वाक में दोष होगा, उसके तर्क में दोष होगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। एवरीबॉडी क्लियर। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहती है कि नो पर्टिकुलर कंक्लूजन, नो पर्टिकुलर कंक्लूजन, yes, no particular conclusion can be drawn from two universal premise, यानी दो सार्वभौमिक कथन से कोई भी विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाल रहे हैं तो वो दोष है, वो इनवैलिड है। उसी फैलेसी को नाम है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है भाई, क्लियर है। ये बुलियन ने कहा था नहीं निकल सकता। दो पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन, पर्टिकुलर मतलब सम या सम नॉट नहीं निकलेगा दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से। एवरीबॉडी क्लियर, बोलो जी हाँ और ना, बोलो जी हाँ और ना। अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो। जैसे लिखा है ऑल मैमल आर एनिमल, सभी स्तनधारी क्या जानवर है। अब लिख दिया हमने नो डॉग्स आर मैमल। तो ये दो क्या हो गए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गए, दो सार्वभौमिक कथन हो गए। इससे हम पर्टिकुलर कंक्लूजन को निकालने की बात करें, ये तो मिडिल टर्म हो गया, ये तो क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। अब हम कुछ कह रहे हैं कि सम डॉग्स आर मैमल, तो ये क्या बन सकता है, सम डॉग्स आर एनिमल। क्या ये कंक्लूजन बन पाएगा, नहीं। निगेटिव प्रीमाइस आ गई पहली बात तो, और दो यूनिवर्सल से कोई पर्टिकुलर नहीं बन सकता। दो भी निगेटिव प्रीमाइस से कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं बना सकते। अगर दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से हम कंक्लूजन, दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से, दो सार्वभौमिक कथन से विशेष यानी कि अपना पर्टिकुलर निष्कर्ष बना रहे तो उसको एग्जिस्टेंशियल फैलेसी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखो, ये रहा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं सारे बच्चों को, आज कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग। अब देखो, दो हमारे पास जो प्रीमाइस है, वेरी गुड प्रीति, ये ऑल है और ये नो है, दोनों यूनिवर्सल प्रीमाइस है। उससे देखो कोई हमारा सम नॉट यानी एक यूनिवर्सल रिजल्ट निकाल के आ रहा है।
हाँ तो आप लाइव पेड क्लास को देखा करो बेटा, ये स्पेशल क्लास है श्रेया। तो दो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर निकला, इसको एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहते हैं। ठीक है, चले आगे चले, एक और डिस्कस करें आपसे 6। आगे चले, अरे बोलो यार, आगे चले। फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म। इलिसिट टर्म्स का मतलब दो तरह की फैलेसी होंगी इसमें, इलिसिट माइनर फैलेसी या इलिसिट मेजर टर्म। अवैध पद दोष बोलते हैं, तो जो भी पद इसमें मिसिंग होगा वो मैं आप समझाऊंगा। दो तरह की फैलेसी इसमें कवर कर रहे हैं, फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म मतलब फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर या फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। क्या मीनिंग होता है इसका, बच्चे जानते हैं? बता सकता है कोई? जैसे हम जानते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, P1 P2 और C, PPC, प्रीमाइस प्रीमाइस और कंक्लूजन। अब जब कंक्लूजन आप लिखते हैं बेटा, जैसे मान लो आपने कोई कंक्लूजन लिखा ऑल SHP, ऑल SHP लिखा, तो ये S क्या होता है, मेजर या माइनर? कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट टर्म होता है वो क्या होता है, माइनर होता है। जो कंक्लूजन का प्रीडिकेट टर्म होता है वो मेजर टर्म होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। यहां पे लिख दिया A और लिख दिया C, लिख दिया ऑल A इज B, लिख दिया ऑल B इज C। ठीक है, दो प्रीमाइस और कंक्लूजन लिख दिया। बहुत ध्यान से, अगर किसी भी फैलेसी में, किसी भी कंक्लूजन में अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो, किसी भी सिलोगिज्म में अगर क्या हो रहा है, कंक्लूजन में, किसी भी सिलोगिज्म में या किसी भी फैलेसी का अगर आप पॉइंट निकाल रहे हैं तो आप कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कंक्लूजन में माइनर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो माइनर प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो उसको फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म कहेंगे। अगर कंक्लूजन में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वही मेजर टर्म प्रीमाइस में जाकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो उसको फैलेसी ऑफ फैलेसी ऑफ मेजर इलिसिट मेजर कहेंगे। क्लियर समझ में आया? जैसे हम अगर यहां पर देखें, मैंने कहा कि जो कॉन्क्लूजन में माइनर है तो माइनर, मेजर है तो मेजर। कॉन्क्लूजन में अगर जो भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में माइनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, पॉइंट को रिवाइज कराता हूं, नहीं समझे? अगर फैलेसी है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अगर फैलेसी नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नहीं समझे, फिर से समझो। अगर कोई कंक्लूजन लिखा हुआ है उसका माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि वैलिड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंक्लूजन का कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही टर्म प्रीमाइस यानी कथन में जाकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो वहां पर एक दोष होगा, वहां पे एक फैलेसी कमिट करेगी, उसी फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ इलिसिट। अगर माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अगर मेजर टर्म है तो फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। आया समझ में? आ गया? जैसे इसको देखो, ये माइनर टर्म है, ये ए क्या है, फैलेसी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, ये सॉरी, ये क्या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखना है कि माइनर प्रीमाइस कहां, पहले तो ये मिडिल प्रीमाइस को कट कर दिया, अब बचा ए और सी। ए क्या, ये माइनर, तो ये माइनर प्रीमाइस है हमारा।
ठीक है भाई, माइनर प्रीमाइस ए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर भी ए डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर ये फैलेसी नहीं हुई, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मेजर को देखो, ये क्या है, यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये तो एक अलग टाइप का एग्जाम्पल हो गया। मैं आपके लिए एक वैलिड एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आप चीजें समझ पाए। चलो, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, ऑल डॉग्स आर मैमल, ऑल डॉग्स आर मैमल, सभी डॉग क्या है, मैमल है, और नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग। ये दो प्रीमाइस, कंक्लूजन क्या बनेगा, नो कैट्स आर मैमल। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन बना दिया, सवाल में दिया रहेगा PPC। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस कैट की बात करें, नो के साथ कैट लिखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है कैट। अब यहां पर ये कैट लिखा हुआ है, क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस सर ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब इस मैमल को देखते हैं, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहां पर मैमल को देखोगे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इसी फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ मेजर इलिसिट, इलिसिट मेजर। क्योंकि मेजर टर्म, ये क्या है, मेजर टर्म है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रीमाइस में जाकर मेजर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसी फैलेसी का नाम फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर है। क्लियर एवरीबॉडी? हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड से कोई मतलब ही नहीं है बेटा, हमें अगर इस फैलेसी को चेक करना है तो कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो गलत। फैलेसी में अगर कंक्लूजन अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सिलोगिज्म बन रही होगी ना, उससे क्या मतलब है, बट ये फैलेसी नहीं होगी। बता चुका हूं विवेक बहुत बार। अब एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है, ऑल स्टार आर आर्टिस्ट, सभी स्टार क्या है, आर्टिस्ट है, ऑल स्टार आर आर्टिस्ट। मान लो ये लिखा हुआ है, ऑल स्टार आर आर्टिस्ट, ठीक है, नो स्टार आर सिंगर, ये बना दिया। फिर कंक्लूजन बनाया, देयरफॉर, कंक्लूजन, निष्कर्ष बनाया हमने कि ऑल आर्टिस्ट आर सिंगर, सिंगर लिखा हो आर, ये कंक्लूजन है। अगर आप आर्टिस्ट को देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहां पर आर्टिस्ट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो माइनर टर्म वहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो इसका नाम फैलेसी ऑफ माइनर इलिसिट है, या इलिसिट माइनर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर कहेंगे इसको। एवरीबॉडी क्लियर? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अगर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में और प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो फैलेसी ऑफ मेजर। अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है और प्रीमाइस में जाकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो फैलेसी ऑफ माइनर इलिसिट और फैलेसी ऑफ मेजर इलिसिट, दो तरह की फैलेसीज। क्लियर एवरीबॉडी? फॉर्मल फैलेसीज। एवरीबॉडी क्लियर? आया? तो हमने यहां पे कितनी फैलेसीज बता दी आपको, एक 4 टर्म, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और ये 6 और 7। इसी के अंदर 2 हुई या 1 मान लो, चलो तो 6 फैलेसीज डिस्कस करी। ठीक है, एक छोटा सा टर्म और होता है, वो देख लो, एंटीसीडेंट होता है एक टर्म, एंटीसीडेंट, या दूसरा एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट बेटा। और दूसरा होता है अफर्मिंग द कंसिक्वेंट, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। ये कंडीशनल रीजनिंग के लिए होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल। कब? जब इफ से स्टार्ट होगा,
इफ यू आर सिंगर देन यू आर फेमस। जब कभी भी कोई स्टेटमेंट इफ और देन के साथ लिखा होगा वो एंटीसीडेंट और एफर्मिंग द कंसिक्यूशन का पार्ट होता है, एफर्मिंग द कंसिक्वेंट का पार्ट होता है। जो पहला हाफ होता है, ये पहला हिस्सा होता है, वो एंटीसीडेंट होता है। फर्स्ट हाफ जो होता है यानी पहले जो इफ और देन के बीच में लिखा है, इफ और देन के साथ लिखा है, वो एंटीसीडेंट। जो दूसरा लिखा है ये एफर्मिंग द कंसिक्वेंट है। बस यही पेपर में आता है पहचानने को कौन सा ये है, कौन सा एंटीसीडेंट है, कौन सा कॉन्सिक्वेंट है, राइट। अगर इसमें नो लिखकर नॉट लिखकर आ जाएगा, पहले ये लिखकर आएगा, मान लो लिखकर आ गया इफ यू आर मैन, फिर लिख के आएगा इफ यू आर नॉट मैन, यानी डिनाइंग द एंटीसीडेंट हो गया। मेरी बात समझो, लिख कर आ गया इफ यू आर मैन, इफ यू आर मैन ये क्या है, इफ यू आर मैन देन यू आर फेमस, या इफ यू आर सिंगर देन यू आर फेमस, इफ यू आर सिंगर देन यू आर फेमस। तो इफ यू आर सिंगर ये एंटीसीडेंट है, देन यू आर फेमस ये अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इस पर एक एग्जांपल और देख लो। देखो इसका आंसर दो क्या होगा, और यहां से फॉर्मल फैलेसी का चिट्ठा खत्म। आपसे कंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ योर पेट इज कैट देन इट हैज अ टेल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या एंटीसीडेंट है और ये कंसिक्वेंट है, अफर्मिंग द कंसिक्वेंट। अब कह रहा है योर पेट इज नॉट कैट, आपको पेट को कैट नहीं कह रहा, पहले तो पेट को कैट कहा था, आप उसी पेट को कैट कहने के लिए मना कर रहा है, यानी एंटीसीडेंट को मना कर रहा है। किसको मना कर रहा है, एंटीसीडेंट को मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। आया आया जी कि नहीं आया। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल फैलेसीज। ये हमने कंप्लीट फॉर्मल फैलेसी के स्ट्रक्चर को पढ़ा। ठीक है, इसके नोट्स देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। वो समझा देंगे। ये क्वेश्चन नहीं करा क्या हमने, एक बार और टिक कर लो इसको। देखिए अब ये एक हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है P1, ये P2, और तीसरा क्या है ये। अच्छा, याद करना मुश्किल लग रहा है, आइए मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सिखाता हूं। क्या अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट जानते थे, इफ और देन के साथ कंडीशन लगकर आती थी। क्या ये इफ और देन के साथ लगा हुआ है, बताइए पहले, क्या ये इफ और देन के साथ लिखा है, नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अफर्मिंग कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस, नाम समझो, प्रीमाइस नेगेटिव होगी पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा। क्या प्रीमाइस नेगेटिव है, यस सर। क्या कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा, ऑल आ रहा है, तो यही तो ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। एग्जिस्ट करने का मतलब तो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर आना, एक्सक्लूसिव दो नेगेटिव से कंक्लूजन को निकालना, दैट इज ओनली। बोलो जी, आया। तो हाउ वाज द क्लास टुडे, मैंने पूरा आपको फॉर्मल फैलेसीज पढ़ा दिया। ऐसी ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए, कंप्लीट इनफॉर्मल के लिए, कंप्लीट इंडियन लॉजिक, कंप्लीट आईसीटी का बैच, रीडिंग कॉम्पिटिशन, मैथ, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन
और कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर। आज ही जुड़िए हमारे सब्सक्रिप्शन में, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन का हमारा ऑफर चल रहा है। आज क्लास नहीं है श्रेया, 20 तारीख लास्ट डेट है। अभी हमको वो आईसीटी का बैच लॉन्च करना है, 2-3 दिन में स्टार्ट होगा। अभी इंडियन लॉजिक भी स्टार्ट होगा ना, इंडियन लॉजिक 26 तारीख से स्टार्ट होगा सर, 25 या 26 से स्टार्ट इंडियन लॉजिक, ठीक है। तो 2024 रुपए का, अगर आप मेरा कोड रजत JRF यूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट 1923 रुपए के आसपास पड़ेगी। और बिना कुछ सोचे हुए बैच में जोड़ो और हमारी पेड क्लास में अगली मुलाकात आपसे होगी, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर। अगर क्लास अच्छी लगती तो लाइक करें और फीडबैक दें। आज पेड क्लास नहीं है, ठीक है। आज अभी बैच लॉन्च करना है आईसीटी का। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय। रैंक लिस्ट देख लो, हाँ 5 में से 5 लीना ने किए, सालनी ने, यास्मीन, यतिका, FHK, दिनेश्वर, किरण, निशा यादव, निधि, आयुषी। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय।